गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग लास्ट तक पढ़ रहे थे RH फैक्टर के बारे में। ठीक है ना। RH फैक्टर के बारे में हमने लास्ट तक देख लिया था कि RH फैक्टर क्या है, कि नेगेटिव कौन सा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव कौन सा इफेक्ट होता है। ठीक है ना। और एक हमने क्या डिजीज़ देखी थी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस को हमने डिटेल में एनालिसिस कर लिया था। इसी को हमने बोला था अनकंफर्टेबल मैरिज। अनकंफर्टेबल मैरिज कपल, इसमें क्या थी, मदर क्या थी, RH नेगेटिव थी, फादर क्या थे, RH पॉजिटिव थे। ठीक है ना। जो पूरा का पूरा था, इसको न्यूट्रल करने के लिए हमने RH जीरो का क्या दिया था यहाँ पे, वैक्सीनेशन। इसमें मदर में आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ सॉरी फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ के बाद में लगाया था, वैक्सीनेशन किया था RH जीरो का। इस RH जीरो ने क्या किया था, जितनी भी एंटीबॉडीज़ बनी थी मदर की बॉडी के अंदर RH पॉजिटिव की, उनको क्या कर दिया था, यहाँ पे न्यूट्रल कर दिया था, बिल्कुल अनफंक्शनल कर दिया था। ठीक है ना, वो फंक्शन नहीं कर पा रही थी। ओके, तो ये सीधा सीधा सिंपल सा था। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, और इसी को ही बोलते हैं हम लोग ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन, कोएगुलेट का मतलब पहले ही समझ लो आप लोग, सॉलिड सब्सटेंस होता है। क्लॉट का मतलब भी क्या होगा, किसी भी चीज़ का सॉलिड रूप में ब्लड का जमना। ठीक है ना, ब्लड का जमना किसके फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होना। ओके, ब्लड की क्लॉटिंग कब हो, ठीक है ना, ब्लड की क्लॉटिंग कब हो, सारी कंडीशन बताऊंगा। वैन पहले लगा रहा हूँ, क्योंकि जैसे क्या हो, कोई भी इंजरी होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना, कोई भी एक्सीडेंट होता है, जैसे ही बॉडी से बाहर ब्लड रिलीज होगा, बॉडी से बाहर क्या होगा, ब्लड रिलीज होगा, तो क्या होगा, ये ब्लड धीरे धीरे क्लॉट होगा। व्हेन एन इंजरी ऑन अ in a body then blood show a clotting क्लॉटिंग क्या करेगा, शो करेगा। इसका प्रोसेस बता रहे हैं हमें, तो एक्चुअल में ये नहीं देखना कि क्या है, क्यों है, कैसे कर रहा है। सबसे पहली बात की जाए प्रोसेस की, ठीक है ना, प्रोसेस की। ब्लड में हमने बात की थी प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग बोलते थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो वर्ल्ड बना था थ्रोम्बस से, थ्रोम्बो वर्ल्ड बना था थ्रोम्बस से। ठीक है ना। साइड्स का मतलब आपको पहले ही बता दिया था मैंने, सेल, जैसे कि एथ्रोसाइट थी, ठीक है ना, ल्यूकोसाइट्स थी, और थ्रोम्बोसाइट्स थी। थ्रोम्बस वर्ल्ड से बना हुआ है। थ्रोम्बस का मतलब होता है सॉलिड। थ्रोम्बस का मतलब होता है यहाँ पे सॉलिड। सारा का सारा ब्लड क्लॉटिंग का जो फंक्शन है किसके ऊपर डिपेंड है, ब्लड प्लेटलेट्स के ऊपर या थ्रोम्बोसाइट्स के ऊपर क्या होता है, ये डिपेंड होता है। जिससे क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स किसी भी इंजरी के टाइम में किसमें, सॉलिड सब्सटेंस के रूप में या सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में चेंज हो जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। ओके, पहली बात तो ये क्या है, एक बॉडी के लिए सेफ्टी सिस्टम है। बॉडी के लिए क्या होगा, एक सेफ्टी सिस्टम है। हमने ब्लड को क्लॉट कर दिया, मान लो ये एक नी पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, एक नी पॉइंट है, घुटने वाला भाग है, इस पे क्या हो गया, इतनी बड़ी इंजरी हो गई है, जिससे क्या होगा, कुछ समय बाद यहाँ पे ब्लड का कोएगुलेशन हो जाए, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए। ठीक है ना, सॉलिड सब्सटेंस के रूप में आ जाएगा। कोई भी अब पैथोजन, मतलब बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या कर सकता है, बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकता था, वो बॉडी के अंदर एंटर
नहीं कर सकता। तो ये क्या है, एक सेफ्री सब्सटेंस है। दूसरा, ये ब्लड की अगर क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड की अगर क्लॉटिंग नहीं होती तो ब्लड लॉस के कारण, एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण जो भी पेशेंट था उसकी क्या हो सकती थी, डेथ हो सकती थी। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो पाया जाता है। अब ये जो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे, जो जिन इन फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं कोएगुलेशन फैक्टर्स, इन पे क्या करता है, डिपेंड अपॉन कोएगुलेटिंग फैक्टर्स, कोएगुलेटिंग फैक्टर्स, कोएगुलेटिंग फैक्टर्स पे क्या करती है, क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे कि एक फैक्टर होता है, हम लोग बात कर सकते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेटर, सेवन्थ होता है, टेंथ होता है, कैल्शियम होते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। इनको पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, स्टेप्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, हम इसको बात करेंगे। इसका फर्स्ट स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ओके, तो हम इसको देखते हैं कि फॉर्मेशन का मतलब आपको पता ही है, बनना। एक्टिवेटर का मतलब है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाला, काम करने योग्य बनाने वाला। एक हम होता है इन इंजरी टाइम, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इंजरी टाइम। ठीक है ना, एन इंजरी टाइम। अब क्या होगा, यहाँ पे मान लो कोई भी घाव हुआ, किसी भी इंजरी के वक्त, यहाँ पे घाव से घाव से क्या निकलेंगी, ब्लड वेसल्स टूटेंगी, ब्लड वेसल्स टूटेंगी। इन ब्लड वेसल्स के डैमेज होने से, इन ब्लड वेसल्स के डैमेज होने से, या कह सकता हूँ मैं ब्लड के फ्लो होने से, ब्लड के फ्लो होने से, कहाँ से, डैमेज टिश्यू से, डैमेज पार्ट से ब्लड के फ्लो होने से, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्रेक ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, यहाँ लिख दिया फर्स्ट। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होंगी, यहाँ पे टूटने लगेंगी। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होंगी, यहाँ पे टूटने लगेगी। अब इनके टूटने से क्या होगा, यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, रिलीज ऑफ थ्रोम थ्रोम्बोप्लास्टिन। दोबारा सुन लो, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा किसी भी व्यक्ति की इंजरी हुई, घाव हुआ, घाव होने से ब्लड का फ्लो होगा, ब्लड के फ्लो होगा तो जो ब्लड वेसल्स थी वो टूटेंगी, उनमें से क्या होगा, ब्लड प्लेटलेट्स टूटने लगेंगी। इन ब्लड प्लेटलेट्स के टूटने से, ब्लड प्लेटलेट्स के टूटने से थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होगा, यहाँ पे रिलीज होगा। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है ना, ये है ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। दोबारा बताता हूँ मैं, ये है ग्लाइकोप्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड। मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और लिपिड भी है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों चीज़ें क्या है, पाई जाती हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेटर होता है, दीज सब्सटेंस, यहाँ तक लिख रहा हूँ, दीज सब्सटेंस activated the thromboplastin activated the thromboplastin activator फैक्टर सेवन्थ एंड टेंथ। ठीक है ना।
ये क्या है, फैक्टर्स है। ओके, अब इसको सीधी सिंपल सी फॉर्म में और भी समझा जाए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल जो फर्स्ट स्टेप हमने देखा है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये रिलीज हुआ है कहाँ से, डैमेज टिश्यू से, फ्रॉम डैमेज्ड टिश्यू। ठीक है ना, डैमेज टिश्यू से क्या हुई थी, यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स टूटी थी, ब्रेक हुई थी, इससे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ में फॉस्फोलिपिड, ऊपर भी लिखा रखा है मैंने, यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड आके मिला, ठीक है ना, कैल्शियम आयंस आके मिले, साथ ही साथ जो प्लेटलेट फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हमने बात की है ये 7th और 10th, प्लस प्लेटलेट्स फैक्टर्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन ये है ग्लाइकोप्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन ये मिले। दोबारा बता रहा हूँ, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ हुआ था जितने भी डैमेज टिश्यूज है जहाँ पे भी लगी थी हमारे, उस भाग की जो ब्लड प्लेटलेट थी उनके टूटने से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ। इसने किसके साथ रिएक्शन किया, फॉस्फोलिपिड के साथ ब्लड प्लेटलेट फैक्टर्स, जो कि क्या है ब्लड के अंदर उपस्थित रहते हैं, पाए जाते हैं, प्लेटलेट फैक्टर 7th एंड प्लेटलेट फैक्टर 10th, ठीक है ना, साथ ही साथ कैल्शियम आयन के साथ जो कि ब्लड में पाया जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन जो कि है ग्लाइकोप्रोटीन, इनके साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और इससे क्या बना लेगा, एक प्रोथ्रोम्बिनेट बना लेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोथ्रोम्बिनेट एंजाइम बना लेगा। क्या बना लेगा, प्रोथ्रोम्बिनेट एंजाइम का फॉर्मेशन कर लेगा। सीधी सिंपल सी बात है। दूसरी स्टेप पे आ रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। दूसरा स्टेप आपसे ये कहता है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है ना। अब प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, एक प्रोटीन है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। प्लाज्मा मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेगमेंट के अंदर कुछ इस प्रकार से कंडीशंस आई थी, प्रोथ्रोम्बिनेट एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ था। अरे यार ये दिख भी नहीं रहा क्या, अब दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। ओके, इतनी सी लाइन लिख रहा हूँ मैं, आपको पूरा का पूरा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी इस रिएक्शन के आगे से। फर्स्ट रिएक्शन आपको समझ में आएगी, प्रोथ्रोम्बिनेट एंजाइम का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ तक, ठीक है ना। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन था, ये वाला जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर है, जो कि क्या है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर है, ये किस में चेंज हो जाएगा। पहली बात तो ये इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, ये याद रखना, इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे होगा कैल्शियम +2 आयन के साथ में, प्लस में ये जो प्रोथ्रोम्बिनेट एंजाइम बना था, प्लस प्रोथ्रोम्बिनेट एंजाइम, ठीक है ना। आपको ये बात पता ही है, किसी भी रिएक्शन को आगे बढ़ाने में एंजाइम का क्या होता है, मेन रोल होता है, ठीक है ना। ये इनएक्टिव फॉर्म में क्या था, प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट था ब्लड के अंदर, इसको एक्टिवेट करने का काम किया। यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्टिवेटेड, ठीक है ना, इसको एक्टिवेट करने का काम किया है। किसने किया है काम, प्रोथ्रोम्बिनेट एंजाइम, जो कि फर्स्ट रिएक्शन में आपकी बना था। और ये प्रोथ्रोम्बिन चेंज हो जाएगा किसमें, थ्रोम्बिन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, ये थ्रोम्बिन में चेंज हो जाएगा। ओके, फिर थर्ड रिएक्शन आती है हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ
फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन इंटू फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन इंटू फाइब्रिन and formation and fibrin and formation of clot, conversion of fibrinogen into fibrin, ठीक है ना। ओके ओके ठीक है। ये थ्रोम्बिन क्या हो गया यहाँ पे एक्टिवेटेड फॉर्म में आ चुका है, थ्रोम्बिन क्या है एक्टिवेटेड फॉर्म में आ चुका है। अब एक प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, अब एक प्रोटीन क्या होती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। इस वाले को हटा देते हैं, हम यहाँ तक ले आते हैं। फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, ये पाई जाती है किसमें, ब्लड के अंदर पाई जाती है, लेकिन ये हमेशा होती है सॉल्युबल कंडीशन में, मतलब ब्लड में घुली हुई होती है। सॉल्युबल इन ब्लड, सॉल्युबल इन ब्लड, ब्लड के अंदर क्या है सॉल्युबल है। यहाँ पे थ्रोम्बिन बना था, इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, मतलब फाइब्रिनोजन के साथ में जैसे थ्रोम्बिन मिलेगा आकर के मिलेगा, ये किस में चेंज हो जाएगा फाइब्रिन में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा फाइब्रिन में चेंज हो जाएगा। ये क्या होती है इनसॉल्युबल होती है, इनसॉल्युबल इन ब्लड। पहले क्या थी फाइब्रिनोजन तो सॉल्युबल थी, सॉल्युबल मतलब ब्लड के अंदर घुली हुई पाई जाएगी। जैसे ही थ्रोम्बिन आया फाइब्रिनोजन के साथ में थ्रोम्बिन आया, ये इनसॉल्युबल हो जाएगी और ये कहलाएगा फाइब्रिन। फाइब्रिन एक स्ट्रक्चर होती है नेट की तरह, जैसे कि जाल पाया जाता है किसी भी चीज़ का, इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या होता है छोटा छोटा जाल पाया जाता है। तो इसको फाइब्रिन जो प्रोटीन है ये बना लेती है डेंस नेटवर्क। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक जाल बनाया है इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या करा है मैंने, ये जाल बनाया है। इसमें से यदि ब्लड फ्लो होगा तो ब्लड की जो सेल्स होंगी इसमें आके क्या होती जाएंगी, धीरे धीरे अटकती जाएंगी, इसमें धीरे धीरे क्या होंगी अटकती जाएंगी, जिससे क्या होगा डेंस नेटवर्क का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉट, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉट, जो कि हो जाता है लगभग 6 से 10 मिनट्स में पूरा हो जाता है, जो कि 6 से 10 मिनट में क्या हो जाता है पूरा का पूरा हो जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस किसका था, ब्लड क्लॉटिंग का था। मैं दोबारा बता रहा हूँ इसको, यहाँ तक पूरा हटाकर दोबारा बता रहा हूँ। फर्स्ट हमने काम किया था थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये कहाँ पे था, डैमेज टिश्यू था, जो कि जहाँ पे हमारे लगी थी उसकी जो वो ब्लड प्लेटलेट थी उनके टूटने से निकला था, फ्रॉम डैमेज्ड टिश्यू, ठीक है ना। इसने रिएक्शन की थी किसके साथ में, फॉस्फोलिपिड के साथ में। ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड प्लस कैल्शियम आयन के साथ में, प्लस प्लेटलेट फैक्टर, जो कि क्या थे प्लेटलेट फैक्टर 7th और प्लेटलेट फैक्टर 10th थे, प्लस प्लाज्मा प्रोटीन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में था, ठीक है ना। इन्होंने रिएक्शन की और एक बना लिया यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेट एंजाइम, एक एंजाइम का फॉर्मेशन कर लिया, प्रोथ्रोम्बिनेट एंजाइम, ठीक है ना, प्रोथ्रोम्बिनेट एंजाइम। ओके, फिर ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में क्या पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में क्या पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। ये लिख देता हूँ मैं, इनएक्टिव फॉर्म मतलब काम नहीं करने वाला। ये यहाँ पे जो प्रोथ्रोम्बिनेट एंजाइम बना था ये यहाँ पे आएगा, कैल्शियम +2 के साथ में रिएक्शन करेगा, यहाँ पे बना लेगा थ्रोम्बिन बना लेगा। ये होती है एक्टिव फॉर्म, ये क्या होती है एक्टिव फॉर्म होती है। फिर एक प्रोटीन होती है ब्लड के अंदर पाई जाती है सॉल्युबल कंडीशन में, फाइब्रिनोजन, क्या पाई जाती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो कि क्या होती है सॉल्युबल होती है, सॉल्युबल इन ब्लड,
ब्लड के अंदर क्या होती है, सॉल्युबल होती है। ये थ्रोम्बिन यहाँ पे आएगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, फाइब्रिनोजन के साथ में रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा फाइब्रिन। फाइब्रिन ये क्या होती है, इनसॉल्युबल इन ब्लड। ब्लड के अंदर इनसॉल्युबल होती है। कुछ देर बाद में क्या बनेगा, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन होगा, डेंस नेटवर्क फॉर्मेशन। डेंस नेटवर्क फॉर्मेशन, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आफ्टर 6 to 10 मिनट्स ब्लड क्लॉट। ब्लड क्या हो जाएगा, 6 से 10 मिनट के बाद में ब्लड क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लॉट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, आपका ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस हो जाता है। इसको हमने 3 पार्ट्स में क्या किया था, यहाँ पे डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट था फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। दोबारा बता देता हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट था फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है ना। सेकंड पार्ट की जब हमने बात की तो सेकंड पार्ट था आपका कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन किस में चेंज हो गया है, थ्रोम्बिन में। इनएक्टिव फॉर्म की किस में चेंज हो गई है, एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गई है। थर्ड था कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का किस में चेंज होना, फाइब्रिन में चेंज होना। फाइब्रिन में चेंज होना का जो प्रोसेस था यहाँ तक था। फिर था फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। बाद में क्या हो गया था, क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया था। तो 3 स्टेप में क्या कर लिया हमको, हमने इसको पूरा का पूरा देख लिया है। ठीक है ना। तो देखो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम हमने चालू किया था। अरे यार, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम हमने चालू किया था। तब चालू किया था तब भी मैंने बताया था 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला था ब्लड, जो कि आपने पढ़ लिया है, रीड या स्टडी कर देता हूँ, ओके। सेकंड था ब्लड वेसल्स और फिर था हार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ब्लड वेसल्स के, ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है ना। मैंने ये बोला, ये पाइपलाइन जो स्ट्रक्चर है, पाइपलाइन जो स्ट्रक्चर है जिसकी सहायता से क्या होता है, ब्लड फ्लो स्ट्रक्चर कर देता हूँ मैं। ब्लड फ्लो स्ट्रक्चर, ब्लड के फ्लो होने के लिए जो ट्यूबुलर, ट्यूब मतलब होती है नली के समान जो सन स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इसको हमने बोला है ब्लड वेसल, ठीक है ना। इसको बोला है हमने ब्लड वेसल बोला है। अब ये क्या होती है, 3 टाइप की होती है। ये होती है 3 टाइप की। फर्स्ट होता है आर्टरीज, आर्टरीज, ठीक है ना। एक होता है वेन्स, एक होता है कैपिलरीज, एक होता है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड वेन्स। 3 प्रकार की हो गई हैं आपके पास, ठीक है ना। एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो आर्टिलरीज होती हैं, ये हमेशा इनमें क्या होता है, प्योर ब्लड फ्लो, मतलब ऐसा वाला ब्लड फ्लो होता है जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। हमेशा लिखा है प्योर ब्लड फ्लो। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी आएगा, पल्मोनरी आर्टरी, उसमें हमेशा क्या होगा, इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। क्या होगा, इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। ये मैं आगे बता दूंगा। मैं थोड़ा सा बस ब्रीफ अकाउंट बता रहा हूँ कि आर्टिलरी क्या है, कैपिलरीज क्या है, वेन्स क्या है, ठीक है ना। फिर मैं आता हूँ वेन्स पे। इसमें हमेशा क्या होगा, इम्प्योर ब्लड फ्लो। हमेशा क्या होगा, इसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें CO2 पाई जाएगी, CO2 पाई जाएगी, ठीक है ना। ये आएगा वेन्स में। इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, एक होता है पल्मोनरी वेन, जिसमें क्या होता है, हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होता है। इसमें दोनों में एक्सेप्शन है। फिर बात आती है कैपिलरीज की। कैपिलरीज क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती हैं, ट्रांसपेरेंट फॉर किसके लिए, सब्सटेंसेस,
ये हमेशा ट्रांसपेरेंट होती है किसी भी सब्सटेंस के लिए। इसमें प्योर एंड इम्प्योर ब्लड फ्लोज, प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों तरह के जो ब्लड थे ये फ्लो होते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। हम लोगों ने ब्लड का पूरा पढ़ लिया। इसमें प्लाज्मा पढ़ लिया हमने, ब्लड सेल्स पढ़ लिया। ब्लड सेल्स में हमने आरबीसी पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया, प्लेटलेट्स पढ़ लिया। प्लेटलेट्स की हेल्प से ही हमने क्या किया था, ब्लड क्लॉटिंग को पढ़ा था। ब्लड ग्रुप्स पढ़ लिए हमने, आरएच फैक्टर पढ़ लिया है, आरएच फैक्टर पढ़ लिया है। फिर बात आती है कि ब्लड किसके अंदर फ्लो हो। ब्लड को बहने के लिए जैसे कि हम नल चलाते हैं, नल में से क्या होता है, पानी निकलता है, लेकिन उसको जहाँ तक हमें पहुँचाना है उसके लिए हमें एक पाइप डालना पड़ेगा। तो पाइप की तरह की जो स्ट्रक्चर पाई जाएगी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर, उनको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ये होती है 3 प्रकार की, ये होती हैं 3 प्रकार की। फर्स्ट था आर्टरीज, सेकंड था कैपिलरीज, थर्ड था वेन्स। एक बात याद रखना, आर्टरीज हमेशा इसमें क्या होता है, प्योर ब्लड फ्लो होता है, प्योर ब्लड फ्लो होता है। तो हार्ट का काम था, एक बार थोड़ा सा और बताता हूँ, हार्ट का काम था ब्लड को पंप करने का। ठीक है ना, पंप करके ब्लड कहाँ जाता है, सेल्स के अंदर जाएगा। तो प्योर ब्लड को हमेशा कहाँ भेजते हैं, सेल्स के अंदर भेजता है कौन, हार्ट भेजता है। मतलब हार्ट से जो निकलती हैं, या कह सकते हैं हार्ट से जो ब्लड को दूर लेके जाती है, फार साइड, ठीक है ना, फार साइड दूर लेके जाती है हार्ट से ब्लड को, उन्हें बोलते हैं हम लोग आर्टरी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या होता है, एक्सेप्शन है, जिसके अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। कैपिलरीज होती हैं, ठीक है ना, कैपिलरीज के लिए हमने बोला प्योर और इम्प्योर दोनों प्रकार के ब्लड फ्लो होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का, एनर्जी का, CO2 का, O2 का, किसी भी चीज़ का ट्रांसफ्यूज़न होता रहता है, मतलब आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है ना। फिर बात आती है वेन्स की। वेन्स क्या, इसके अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। इम्प्योर ब्लड फ्लो, इम्प्योर ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, सेल्स के अंदर होगा। मतलब सेल्स से जो ब्लड को कहाँ लेके आती है, हार्ट की ओर लेकर आती है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं वेन्स। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन, जिसके अंदर हमेशा क्या होगा, प्योर ब्लड का फ्लो, प्योर ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, ये हो गई बात। अब बात की जाए, मैं दोबारा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, दोबारा मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाई है इस प्रकार से। ये मैंने बनाई है ब्लड वेसल, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये मैंने बनाई है ब्लड वेसल। ठीक है ना। ब्लड वेसल की यदि दीवार की बात करें कि ये कितनी परतों से मिलकर बनी होती है, तो ये 3 परतों से मिलकर बनी होती है। 2 परतें मैं डॉटेड बना रहा हूँ, एक परत मैंने, एक वॉल मैंने लाइन के रूप में बनाई है इस प्रकार से। इसको और देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये इंटरनल लेयर है, ये मिड लेयर है, ये आउटर लेयर है। 3 प्रकार की क्या पाई जा रही है, इसमें लेयर्स पाई जा रही हैं। ये जो बाहर की जो लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो मिडिल लेयर है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मिडिल लेयर, या इसको लिख देता हूँ मैं आउटर लेयर। इसको हमने बोला है ट्यूनिका एक्सटर्नल। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल से बना है क्या वर्ड, एक्सटर्नल बना है। फिर हमने बात की मिडिल लेयर की। मिडिल लेयर ये वाली लेयर है जो कि मैंने पूरा लाइन के रूप में बनाई है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। मिडिल लेयर को हमने बोला है ट्यूनिका मीडिया। और जो इंटरनल लेयर है, जो कि यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ये जो अंदर वाली है, ठीक है ना, इंटरनल लेयर, ठीक है ना, ये इसी को बोल देते हैं हम लोग इनर मोस्ट लेयर। इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका इंटिमा। इसको क्या बोला है हमने, ट्यूनिका
इंटीमा। तो 3 प्रकार की क्या पाई जा रही है यहाँ पे, लेयर्स पाई जा रही हैं। ओके, 3 प्रकार की क्या है, लेयर हो रही है। आउटर मोस्ट लेयर थी जो कि बाहर की, बिल्कुल बाहर की परत थी, उसको हमने बोला ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसको हमने बोला ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसका फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की तरह तरह की सेल्स से मिलने से, तरह तरह की जो सेल्स होती हैं इनके मिलने से, इसी को बोलते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब होता है जोड़ने वाला, टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जिससे इसका क्या होगा, आउटर लेयर जो है ट्यूनिका एक्सटर्ना है, इसका फॉर्मेशन होगा। ये क्या होगी, नॉन इलास्टिक होगी, मतलब इसको रबड़ की तरह खींचा नहीं जा सकता। ऊपर की जो लेयर है इसको रबड़ की तरह, इसमें किसी भी प्रकार से ये हमेशा फिक्स रहती है, फिक्स रहती है, इसको किसी प्रकार से खींचा नहीं जा सकता। ओके, तो ये हो जाती है आपकी क्या, आउटर लेयर हो जाती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर आती है बात किसकी, मिडिल लेयर की। मिडिल लेयर, ये मैं दोनों तीनों के लिए बता रहा हूँ, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेंस के लिए। इन तीनों की तरह ही इसमें 3 3 लेयर की पाई जाती है ब्लड वेसल। यहाँ पे मैंने इसीलिए लिख लिया ब्लड वेसल। ब्लड वेसल 3 टाइप की थी, और जो इसकी लेयर्स की बात की जाए, इसके पाइप की जो परतों की बात की जाए, तो ये 3 प्रकार की परतें थी। भारी जो ऊपर ऊपर की परत होती है इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि किसी भी प्रकार से रबड़ की तरह इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती, नॉन इलास्टिक होती है, खींचा नहीं जा सकता। ठीक है ना। जो मिड लेयर थी इसको हमने बोला है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, इसको ये होती है इलास्टिक। ठीक है ना, इसको, इसमें किसी भी प्रकार से प्रेशर डालने पे, जैसे कि हम रबड़ पे प्रेशर डालते हैं या ऊपर करते हैं तो वापस से नीचे आ जाता है, तो इसमें इस पे क्या होता है, इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, मतलब इसको खींचा जा सकता है, सिकोड़ा जा सकता है। ठीक है ना, ट्यूनिका मीडिया। फिर जो इनर मोस्ट लेयर थी, जो अंदर ही अंदर की परत थी, इसको हमने बोला था ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है ना, ये भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, और इसका फॉर्मेशन होता है एपिथीलियम सेल्स से। ठीक है ना, इसका फॉर्मेशन होता था कनेक्टिव टिश्यू से, इसका फॉर्मेशन हुआ था कनेक्टिव टिश्यू से। ये इलास्टिक थी, ये नॉन इलास्टिक थी। ये स्मूथ है, मतलब ये भी, इसमें भी इलास्टिसिटी, इलास्टिक खींचने का, फ्लेक्सिबिलिटी का जो जो करेक्टर है ये पाया जाएगा। एपिथेलियम सेल से इसका फॉर्मेशन होता है, बहुत ज़्यादा क्या होगी, स्मूथ पाई जाती है। तो ये क्या हो जाती है आपकी ब्लड वेसल्स का जो वॉल्स है। ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स थी ये यहाँ पे क्या हो जाती है आपकी आज कंप्लीट हो जाती है। अब बात की जाती है, अभी वीडियो चलेगी इसमें, अब बात करेंगे वापस से हम आर्टरीज की, कैपिलरीज की एंड वेन्स की बात करेंगे। दोबारा से ही मैं इसी चीज़ को बताऊंगा, इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। इसमें फर्स्ट टाइप था, आपको ये पता है क्या था, आर्टरीज थी। आर्टरीज, आर्टरीज, ठीक है ना, आर्टरीज थी। मैंने पहले बताया था इसमें हमेशा क्या होगा, प्योर ब्लड फ्लो। यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से मैं हार्ट बना रहा हूँ आपका, एक सीधा सिंपल सा मैंने हार्ट बनाया है। ठीक है ना, मैंने हार्ट का काम आप सबको पता था, पंपिंग करने का काम था। अगर इसमें प्योर ब्लड का फ्लो हो रहा है तो प्योर ब्लड को ये भेजना कहाँ चाहेगा, सेल्स तक भेजना चाहेगा। आपको ये पता है बात, तो कहाँ पे, कहाँ भेजना चाहेगा, सेल्स तक भेजना चाहेगा। तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, एक आर्टरीज के लिए बोल सकते हैं। एक इस प्रकार के वेसल्स हैं जो कि हार्ट से ब्लड को सेल्स तक लेकर जाती हैं, सेल्स तक लेकर जाती हैं। ठीक है ना। अब बात की हमने इसमें ट्यूनिका मीडिया की, जो इसकी जो मिडिल लेयर होती है,
जो इसकी क्या होती है, मिडल लेयर होती है, क्या होती है, बहुत ज़्यादा मोटी पाई जाती है। मोटी पाए जाने का कारण भी इसीलिए होता है क्योंकि हार्ट ने जैसे क्या होता है, पंप किया, पंप लगाने से जो ब्लड वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स की जो दीवारें होती है इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। अगर ये पतली पाई जाएंगी, अगर ये क्या पाई जाएंगी, पतली पाई जाएंगी तो ये फूट सकती हैं, इसीलिए क्या पाई जाती है, बहुत ज़्यादा थिक पाई जाती है, मोटी पाई जाती है। मिडिल लेयर थी हमारे पास ट्यूनिका मीडिया, बहुत ज़्यादा थिक पाई जाएगी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा थिक पाई जाएगी। और इसी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पाया जाता है। तो ये हो जाती है आपकी आर्टरीज। दूसरा, इसको और लिख देता हूँ मैं, वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू सेल्स तक लेकर जाती है। कहाँ से, हार्ट से सेल्स तक ब्लड को लेकर जाने वाली वेसल्स को हमने बोला है आर्टरीज। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास कैपिलरीज। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास कैपिलरीज, ठीक है ना। ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, थिन ट्यूब स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा क्या होंगी, पतली होंगी और चौड़ी होंगी, बहुत ज़्यादा पतली होंगी। पतली से मतलब जो इनकी जो लेयर्स पाई जा रही हैं ये बहुत ज़्यादा पतली पाई जाएंगी। इसमें हमने बोला था, इसके लिए हमने बोला था इन विच प्योर इम्प्योर ब्लड फ्लो। इसके अंदर क्या हो सकता है, प्योर ब्लड हो सकता है, इम्प्योर ब्लड हो सकता है, साथ ही साथ क्या हो सकते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस लाइक यूरिया और अमोनिया, ठीक है ना, इसके अंदर हो सकती है। तीसरी बात हम कह सकते हैं इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट्स होंगे, ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या पाए जाएंगे, इसके अंदर पाए जाएंगे। साथ ही साथ क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होगी, ये क्या होगी, साथ ही साथ क्या होंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी। एक पूरी की पूरी बॉडी के अंदर इसका क्या होगा, एक बड़ा नेटवर्क पाया जाता है, बड़ा नेटवर्क पाया जाएगा। ट्रांसपेरेंट होंगी, साथ ही साथ परमिएबल होंगी, मतलब किसी भी चीज़ के लिए पारदर्शी हो। एक 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 कैपिलरीज से दूसरी कैपिलरीज में क्या हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो हो सकता है, परमिएबल, ठीक है ना, परमिएबल होंगी। तो ये क्या हो सकता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस बिटवीन exchange of different substances from substances between, नहीं between कर देता हूँ, between blood and body cells, बॉडी से और बॉडी सेल्स के बीच में क्या करती है ये, किसी भी न्यूट्रिएंट्स का, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस का प्योर और इम्प्योर ब्लड का फ्लो करती है। फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास वेन। थर्ड नंबर पे आता है वेन्स। इम्प्योर ब्लड फ्लो, ऊपर हार्ट बनाई रखा है मैंने, इसी में समझा देता हूँ। सेल्स से हमेशा निकलता है CO2 वाला ब्लड, सेल्स से हमेशा निकलता है CO2 वाला ब्लड। मतलब ये क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। ये क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। ऐसी कोई भी वेसल जो कि क्या करती है, सेल्स से ब्लड को लेती है और कहाँ पे भेज देती है, ब्लड के हार्ट के अंदर भेज देती है, ठीक है ना, क्या कहलाएगी, वेन कहलाएगी। दोबारा बता देता हूँ, द वेसल्स विच कैरी
vessels which carry blood from cells to हार्ट। ठीक है ना, सेल से लेकर हार्ट तक, सेल से लेकर हार्ट तक, और पहले क्या था, हार्ट से सेल्स तक था। ठीक है ना, तो सेल से लेकर हार्ट तक जो ब्लड को कैरी करती है, लेकर जाती है, इसको कहते हैं हम लोग वेन, इसको कहते हैं हम लोग वेन। इसमें एक एक्सेप्शन था, ऊपर भी बताना मैं भूल गया हूँ अभी। इसमें होता है एक पल्मोनरी वेन। एक्सेप्शन का मतलब होता है जो ये जो पूरा का पूरा नियम है, इम्प्योर ब्लड वाला नियम है, ठीक है ना, इस वाली जो वेन होती है, पल्मोनरी जो वेन होती है, इस पर क्या होता है, लागू नहीं होता। कैरी इम्प्योर की जगह इसमें क्या होता है, हमेशा प्योर ब्लड फ्लो, कैरी प्योर ब्लड टू हार्ट, टू हार्ट। हार्ट तक क्या करती है, हमेशा प्योर ब्लड को फ्लो करती है। इसी प्रकार से आर्टरीज में भी एक एक्सेप्शन निकल के आता है, ये होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी बोल दो या एरोटा बोल सकते हैं। कैरी इम्प्योर ब्लड, कैरी इम्प्योर ब्लड टू सेल्स। ठीक है ना, सेल्स तक क्या करेगी, इम्प्योर ब्लड को फ्लो करेगी, कैरी करेगी, लेकर जाएगी। तो ये हो जाता है आपके क्या, ब्लड वेसल्स के प्रकार हो जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल देखने वाले हैं, हम लोग कल की वीडियो में बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, ह्यूमन हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। आज की वीडियो जो है थोड़ी काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टॉप कर रहे हैं। आज हमने देखा है, एक तो यहाँ पे थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। आज की वीडियो में हमने देखा है ब्लड, पेन और रुक गया मेरा तो, क्लॉटिंग, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स देखा है। ब्लड वेसल्स में हमने बात की, एक तो पॉइंट था इसमें वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स का, एक था आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स का। ठीक है ना, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।